नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं सुनिए सच आज की बड़ी खबरों के साथ। पुलिस वालों की हत्या से हिली योगी सरकार, 25 पुलिस टीमें लगाईं। शिवराज सिंधिया में खींचतान की वजह से नहीं बट पा रहे विभाग। चीन को झटका देने की कोशिश, कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं रद्द। 15 अगस्त तक वैक्सीन बनाने के दावे को विशेषज्ञों ने हास्यास्पद कहा। तेजस्वी के माफ़ी मांगने पर पार्टी में ही विवाद, विपक्ष को मिला मौका। और अब बड़ी खबरों पर नज़र डालने के बाद सिलसिला शुरू करते हैं उन बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, 8 पुलिस वालों की गैंगस्टर विकास दुबे द्वारा हत्या के बाद से कटघरे में खड़ी योगी सरकार एकदम से सक्रिय हो गई है। उसने पुलिस की 25 टीमें विकास दुबे और उसके साथियों की तलाश में लगा दी हैं। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया कि ये टीमें उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में और दूसरे राज्यों में भी भेजी गई हैं। उन्होंने विकास दुबे के बारे में सूचना देने वाले शख्स के लिए 50,000 रुपये का नकद इनाम घोषित किया है। उधर पुलिस ने कानपुर ज़िले के चौबेपुर पुलिस स्टेशन के स्टेशन अफसर विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस को शक है कि पुलिस फोर्स के बिकरू गांव में पहुंचने से पहले विनय तिवारी ने विकास दुबे को इसकी सूचना दी थी। इस बात की जांच की जा रही है कि गांव में पुलिस के आने के बारे में विकास दुबे और उसके साथियों को सूचना किसने दी। उधर पुलिस प्रशासन ने शनिवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर को जेसीबी मशीन से ढहा दिया है। इस दौरान वहां खड़ी कई गाड़ियों को भी पुलिस ने चकनाचूर कर दिया है। बताया गया है कि विकास दुबे इस घर से अपना आपराधिक साम्राज्य चला रहा था। तो कुछ चीज़ें तो बहुत साफ नज़र आ रही हैं कि पुलिस के आने की सूचना विकास दुबे को किसने दी। जाहिर है कि पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमे के किसी कारिंदे ने, किसी हाकिम ने, किसी व्यक्ति ने दी है। और ये समझ में आ रहा है कि विनय तिवारी को जो सस्पेंड किया गया है उन पर शक है। तो एक तो ये कि पुलिस के विभाग में ही इस तरह की सूचनाओं को लीक करने का एक सिलसिला है, जिससे इस तरह के गैंगस्टर अपराधी बच जाते हैं या पुलिस पर उलटकर हमला करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिर विकास दुबे इतने दिनों से बचा घूम रहा था, ये दूसरा प्रश्न चिन्ह है जो उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने खड़ा हुआ है कि वो जब ये दावा कर रही थी कि उसने सारे ऐसे अपराधियों को ख़त्म कर दिया या जेल में डाल दिया, तब ये विकास दुबे कैसे घूम रहा था। अब चुनौती है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने कि विकास दुबे को कैसे गिरफ्तार करे, वो कहीं भाग न जाए। कहा जा रहा है कि नेपाल सीमा भी उसके न भाग पाए, इसके लिए वहाँ भी तैनाती की गई है, वहाँ नक्शे नज़र रखी जा रही हैं, चौकसी रखी जा रही है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। अब ये देखना है कि पुलिस इस अपराधी को कब तक पकड़ पाती है। और ये चूंकि पूरी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो उनकी नाक का सवाल भी हो गया, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल भी हो गया है। तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार अब उसने सारे घोड़े खोल दिए हैं, सारी कोशिशें शुरू कर दी हैं। अच्छी बात ये होगी कि ये केवल विकास दुबे के मामले में ना हो, और भी ऐसे अपराधी हैं। विकास दुबे अपने स्थानीय वहाँ जहाँ का ये रहने वाला है, वहाँ उसने अपनी एक पैठ बना ली थी जो आसपास के जो पॉलिटिशियन हैं या पुलिस वाले हैं उनके बीच में, और इसी वजह से उसको एक संरक्षण मिल रहा था। ये साफ हो चुका है। विनय तिवारी की गिरफ्तारी से भी यही संकेत मिलता है कि पुलिस और राजनीतिज्ञों दोनों के संरक्षण से विकास दुबे अपना आपराधिक साम्राज्य चला रहा था। अब जब इतना बड़ा कांड हो गया है, तब उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस जागी है और अब ये कार्रवाई हो रही है। अगली खबर लेते हैं। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को 48 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी तक अपने मंत्रियों को विभाग नहीं बांट पाए हैं। विभागों का बंटवारा पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उनके समर्थक मंत्रियों को मलाईदार विभाग पर जोर देने की वजह से अटका बताया जा रहा है। बता दें, शिवराज सिंह ने अपने कैबिनेट में 2 जुलाई को 28 नए चेहरे शामिल किए थे। इन चेहरों में 9 सिंधिया खेमे के हैं,
2 पहले से थे, जबकि 3 ऐसे पूर्व विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है जिन्होंने सिंधिया और उनके समर्थकों के साथ कदम ताल करते हुए कमलनाथ की सरकार गिराने में भाजपा का साथ दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को नए सिरे से विभागों का बंटवारा करने में पसीने छूट रहे हैं। काबीना के विस्तार के पहले ही समर्थक मंत्रियों से जुड़े विभागों को लेकर सिंधिया अपनी पसंद शिवराज और केंद्रीय नेतृत्व को बता चुके हैं। विस्तार के बाद भी शुक्रवार को भोपाल में सिंधिया की लंबी चर्चा शिवराज सिंह चौहान से हुई थी। विभागों के बंटवारे में पार्टी से ही आने वाले मंत्री खुद को अपमानित महसूस न करें, इस तरह के प्रयास मुख्यमंत्री शिवराज और भाजपा करने की कोशिश कर रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बीते 2 दिनों में शिवराज ने कई बार सूचियां बनाई और फाड़ी हैं। हर बार कोई ना कोई नया पेच उसमें फंस जाता है। तो जब इस तरह से जोड़ तोड़ करके सरकारें बनाई जाती हैं तो उसमें इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं और चुनौतियां भी होती हैं। अब ये लगातार पिछले 3 महीने से मध्य प्रदेश की सरकार इसीलिए घिसट रही है। पहले 1 सदस्यीय मंत्रिमंडल चल रहा था, केवल शिवराज सिंह चौहान पूरा मध्य प्रदेश चला रहे थे। 1 महीने बाद बहुत जोड़ तोड़ करके, बहुत मान मनौवल के बाद 5 मंत्री शामिल किए गए और फिर 6 सदस्यीय मंत्रिमंडल 3 महीने तक खिंचता रहा। उसके बाद फिर जोड़ तोड़ की शुरुआत हुई और बीच बचाव की बात हुई, केंद्रीय हाईकमान उसमें शामिल हुआ, तब जाकर ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और अब विभागों के बंटवारे को लेकर ये खींचतान शुरू हो गई है। तो ये साफ है कि ये सरकार इसी खींचतान के साथ साथ आगे बढ़ेगी। इसमें जाहिर है कि ये बहुत अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगी। सारी उम्मीदें अब बीजेपी की केवल उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। उपचुनाव में कुछ जीत अगर ढंग की मिली तो एक तरह की स्थिरता सरकार में आ सकती है, लेकिन चूंकि ये जो बाहर से आए विधायक हैं उनकी दावेदारी दूसरे तरह की है, क्योंकि वो अपनी पार्टी तोड़ कर आए हैं, छोड़ कर आए हैं और यहाँ जाहिर है कि ज़्यादा लाभ की इच्छा में आए हैं, उन्हें प्रलोभन दिए गए थे, तो वो अपना दावा छोड़ना नहीं चाहते और इससे टकराव होना लाजमी है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। हम आने वाले दिनों में भी देखेंगे कि मंत्रियों के बीच में तकरार होगी, विधायकों के अधिकारों के बारे में, मंत्रियों के अधिकारों के बारे में तमाम तरह की दिक्कतें पेश आएंगी और जो असंतुष्ट रह जाएंगे दोनों खेमे के विधायक, वो भी अपनी तरह से समस्याएं खड़ी करेंगे। और बीजेपी में जाहिर है कि ये कांग्रेसी घुसपैठियों को बर्दाश्त किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि अपनी सरकार बन गई है, अब उसे चलने देना। अदरवाइज़ इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें पार्टी के अंदर से पैदा होने वाली हैं। तो अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभागों के बंटवारे को कब तक अंजाम दे पाते हैं। ये भी कितना लंबा खिंचता है, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन या 3 महीने या उपचुनाव तक। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे अपना निवेदन दोहरा दूं कि कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दर्ज कराते हुए ज़रूर चलें। आगे बढ़ते हैं। आप जैसा जानते हैं कि चीनी कंपनियों को अब धीरे धीरे विदा किया जा रहा है, उनके ठेके रद्द किए जा रहे हैं। 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लग ही चुका है, तो वो सिलसिला आगे बढ़ रहा है। चीनी कंपनी के हाथ से कानपुर और आगरा मेट्रो का काम भी फिसल गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तकनीकी खामियों के आधार पर चीनी कंपनी को झटका दिया है। कॉरपोरेशन के अनुसार परियोजनाओं के लिए मेट्रो ट्रेनों की आपूर्ति, परीक्षण और चालू करने के साथ ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम का ठेका बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। इसी कंपनी ने बिड प्रक्रिया में सबसे कम बोली लगाई थी। कानपुर और आगरा दोनों ही मेट्रो परियोजनाओं के लिए कुल 67 ट्रेनों की सप्लाई होनी है। इसके अलावा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने चीन से अब किसी तरह का कोई बिजली उपकरण आयात नहीं करेगा। सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में अन्य राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई देश हमारे क्षेत्र में घुस आए। हम चीन और पाकिस्तान से कुछ भी नहीं लेंगे। तो ये पाकिस्तान का नाम उन्होंने ज़रूर लिया है, लेकिन जाहिर है कि टारगेट अभी चीन है। चीन को बराबर इस तरह के प्रतिबंधों के ज़रिए, उस तरह के ठेकों को रद्द करके एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो जो सीमा पर कर रहा है
घुसपैठ उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर उसने वहाँ ये किया तो हम इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं कि उसकी जो कंपनी यहाँ काम कर रही हैं, जो ठेके उनको दिए गए हैं, जो प्रोडक्ट वो यहाँ सप्लाई करते हैं, उनमें हम रुकावट ला सकते हैं, उनको रोक सकते हैं और इससे उनको नुकसान हो सकता है। हालांकि ये जितनी भी अभी तक घोषणाएं हुई हैं उनसे चीन को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने नहीं जा रहा है, लेकिन अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा तो चीन को तो नुकसान होगा ही, भारत को भी कम नुकसान नहीं होगा, बल्कि भारत को नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको वो महंगे दामों में उसे वही सामान दूसरे देशों से आयात करना पड़ेगा और ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। तो खैर दूसरे पहलू इसके हैं, लेकिन जाहिर है कि एक ऐसा देश जो आक्रामक हो रहा है, हमारे ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है, तो हमें उससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी और विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सवाल ये देखना है कि ये सरकार इस लड़ाई में किस हद तक जाती है। सीमा पर तो वो रुक गई है, ठहर गई है, उसने अपनी ज़मीन को छुड़वाने की, वापस हासिल करने के लिए अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इससे क्या दबाव बन पाता है आर्थिक क्षेत्र में जो वो रुकावटें खड़ी कर रही है चीन के लिए। लेकिन इसके और भी पहलू हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, उनकी वजह से भारत पर दबाव भी पड़ सकता है, भारत को ट्रिब्यूनल में खींचा भी जा सकता है, एक कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो बहुत सारे इसके एस्पेक्ट हैं जो धीरे धीरे हमारे आपके सामने खुलेंगे। अगली खबर लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के इस दावे पर कि 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन को लॉन्च कर सकती है, वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसे जल्द लाने की डेडलाइन की वजह से इसकी सुरक्षा और इसके प्रभाव के साथ समझौता हो सकता है। ICMR ने इस वैक्सीन को कोवैक्सीन का नाम दिया है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, इस दवा को इतनी जल्दी लाना बहुत मुश्किल और चुनौती भरा होगा। इसके अलावा जाने माने वायरोलॉजिस्ट शहीद जमील ने 15 अगस्त की डेडलाइन को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मुझे डर है कि दुनिया का वैज्ञानिक समुदाय हम पर हंसेगा। अगर हम ऐसा बर्ताव करेंगे तो हम पर कौन भरोसा करेगा, और जिस तरह की भाषा उस पत्र में लिखी गई हो उससे तो मैं चकित ही हूँ। वह ICMR के महानिदेशक के द्वारा वैक्सीन के संबंध में लिखे गए पत्र के बारे में बात कर रहे थे। बता दें, हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर ये कोवैक्सीन तैयार की है। भारत बायोटेक को भी इस बात का भरोसा नहीं है कि वो 15 अगस्त तक इसे तैयार कर लेगी। भारत बायोटेक ने कहा है कि क्लिनिकल ट्रायल के फेज़ 1 और 2 के रिज़ल्ट अक्टूबर तक आ जाएंगे। इसके बाद कई तरह के अप्रूवल लेने होंगे और फिर फेज़ 3 का ट्रायल चलेगा। तो ऐसा लगता है कि सरकार को हड़बड़ी है कि वो जल्दी से इस वैक्सीन को बना ले और दुनिया के सामने पब्लिसाइज़ कर दे। और 15 अगस्त की डेडलाइन शायद इसलिए भी रखी गई, जैसा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री लाल किले से इसकी घोषणा करना चाहते होंगे, इसलिए ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप उसके पहले ये वैक्सीन बना डालिए। तो लेकिन ये होता नहीं है। वैज्ञानिक प्रयोग जो हैं इस तरह से दबाव में आगे नहीं बढ़ते हैं। जो पूरी प्रक्रिया है उसके ट्रायल की, जितने दौर के ट्रायल होने हैं और जिस तरह के ट्रायल होने हैं, बिना उसको कंप्लीट किए हुए वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती। उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो वैज्ञानिक समुदाय है उसमें मान्यता नहीं होगी, बल्कि उस पर शक किए जाएंगे, उसको खारिज किया जा सकता है। इसलिए और फिर अगर सही ट्रायल के बाद वैक्सीन आएगी तभी वो काम भी करेगी, कारगर भी होगी। इसलिए इस तरह के कामों में सरकारों का इस तरह से दबाव बनाना कतई ठीक नहीं है। ये सचमुच में एक हास्यास्पद कोशिश है, ये अनावश्यक दबाव क्रिएट करने की कोशिश है, और ये भी बताता है कि इस सरकार को वैज्ञानिक मामलों की समझ नहीं है। वो वैज्ञानिक शोधों को कोई चमत्कार की तरह से देखती है, जैसे बाबा रामदेव ने कोई कोरोनिल दवा बना डाली फटाफट और घोषणा भी कर दी, लॉन्च भी कर दी, लेकिन हुआ क्या? हमको पता है कि वो झूठ था, फर्जीवाड़ा था, ट्रायल नहीं हुए थे, धोखाधड़ी थी। ये और बात है कि रामदेव के साथ सरकार ने वो नहीं किया जो करना चाहिए इस तरह के मामलों में, ये अलग बात है। लेकिन उन्होंने देश को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की जगहंसाई कराने की हरकत की। तो इस तरह का काम जो वैज्ञानिक बिरादरी है
साइंटिफिक कम्युनिटी है वो नहीं करती है। वो इस तरह के दबावों में इस तरह के रिजल्ट नहीं दे सकती है, इसलिए सरकार को भी इससे सबक लेना चाहिए। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से ही अपने शासनकाल को जंगल राज बताए जाने के आरोपों से इनकार करती रही है, लेकिन गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान स्वीकार किया कि उनके माता पिता के शासन के दौरान कुछ गलतियां हुई होंगी। तेजस्वी ने इसके लिए जनता से माफ़ी भी मांगी। तेजस्वी ने कहा कि उस दौरान वो बहुत छोटे थे, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया है। उन्होंने सामाजिक न्याय में बड़ा काम किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लालू जी ने सामाजिक न्याय किया और वो कोई और दौर था। तेजस्वी ने कहा लेकिन मौजूदा जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं वे भी तो 15 साल से सत्ता में हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि वे पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, किसानों के लिए काम करेंगे और बिहार में चौतरफा विकास होगा। लेकिन तेजस्वी के माफ़ी मांगने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने फिर ये दोहराया कि आरजेडी के शासनकाल में कोई गलती नहीं हुई थी, इसलिए माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि आरजेडी के कुछ नेताओं ने उनके बयान का समर्थन किया है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के अनुसार ये तेजस्वी जी की महानता है कि उन्होंने माफ़ी मांगी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू परिवार के राजनीतिक अपराध क्षम्य नहीं है, इसलिए जनता ने उन्हें दंडित किया है। तो एक तो बीजेपी आरजेडी के अंदर ही इस तरह की माफ़ीनामे को लेकर राय बटी हुई है। तेजस्वी यादव अभी नौजवान हैं, उन्हें बहुत राजनीति की समझ नहीं है, इसलिए इस तरह की माफ़ी चुनाव के ऐन पहले मांगना शायद उनकी पार्टी उनके आत्मविश्वास के कमज़ोर होने का सबूत है। उन्हें डर लग रहा है कि एक बार फिर से लालू राज का हवा खड़ा करने की कोशिश जो बीजेपी और जेडीयू के तरफ से हो रही है वो उनके खिलाफ़ जा सकता है। लालू यादव के जो कार्यकाल रहा है उसमें अपराधियों का बहुत बोलबाला था, ये सही बात है, लेकिन वो उस दौरान लालू यादव ने जो सामाजिक न्याय का काम किया वो भी उसको माना जाता है कि वो भी एक मिसाल है। तो अच्छे और बुरे दोनों पक्ष हैं उस राज के, जैसे नीतीश कुमार के राज के अच्छे और बुरे दोनों पक्ष हो सकते हैं। अच्छे पक्ष खोजने पड़ेंगे, जैसे लालू यादव के राज के अच्छे पक्ष खोजने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोनों सरकारें विफल रही हैं, नीतीश कुमार की भी, लालू यादव की। बिहार का कुछ हुआ नहीं है। अगर विकास के पैमाने पर हम देखें, कानून व्यवस्था के पैमाने पर देखें तो दोनों ही सरकारें असफल रही हैं। अलबत्ता ये चुनावी समय में अगर ये माफ़ी मांगी जा रही है तो इसका सकारात्मक असर भी पड़ सकता है, नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। सकारात्मक असर ये पड़ सकता है कि चलिए आखिरकार उस पार्टी ने तो माना और अब माफ़ी मांग रहे हैं और अब एक अवसर मांग रहे हैं तो उन्हें एक अवसर दिया जा सकता है। लेकिन अंत में इसे एक स्वीकारोक्ति के रूप में भी लिया जा सकता है कि हाँ, उस सरकार के दौरान उस कार्यकाल में कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से हैं। अगर आप बीजेपी के हैं तो सुशील मोदी की तरह ही बयान देंगे कि राजनीतिक अपराध क्षम्य नहीं है, इसलिए जनता उन्हें दंडित करते हुए 3 चुनाव गुजर गए हैं। अब ज़माना बदल गया है, अब वो दंड का सिलसिला जारी रहेगा या कहीं थमेगा भी। और आइए अब बुलेटिन ख़त्म करने के पहले आपको कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी दे दें। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 22,771 मामले आए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 6,48,000 के करीब हो गई है। भारत में अब तक 95,40,000 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1,10,00,000 से अधिक हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। अब हम सोमवार को आपके सामने फिर हाजिर होंगे उस दिन की तमाम बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।